हेलो। इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर प्राइस मूवमेंट और उसमें जो आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद से जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए तो उसके ऊपर कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ये डेटा अगर हम एनालाइज करें तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि इसके शेयर प्राइस में इतना बड़ा रन किसकी वजह से आया है। ओके, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की वजह से इतना बड़ा शेयर प्राइस में रन हमने देखा है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चार्ट देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग जब हुआ, आईपीओ भले ही वो प्राइस कुछ 160 या 170 के लेवल पे उन्होंने दिया था और लिस्टिंग हुआ अराउंड 350 के आसपास, 350 360 के लेवल पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद से अगर आप देखें तो काफ़ी समय तक, इनफैक्ट फेब्रुवरी मिड तक वो शेयर प्राइस 400 के ऊपर गया ही नहीं था। ओके, सो काफ़ी महीनों तक वो शेयर प्राइस 400 के अंदर के रेंज में ही, यानी कि अराउंड 300 टू 400 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद मिडल ऑफ फेब्रुवरी से लेके उसके बाद हमने देखा है कि उसमें एक बहुत बड़ा रन शुरू हुआ और वो अभी तक थोड़ा, अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन 1500 के ऊपर तक वो प्राइस चला गया था, 1500, यानी कि 400 से 1500 प्लस, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका था फेब्रुवरी मिड से लेके अभी जुलाई मिड तक। सो इस पूरे रन में कौन से शेयर होल्डर्स ने उसमें ज़्यादा बाइंग किया है, ये अभी हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के एनालिसिस से। ओके, सो उसका लिस्टिंग हुआ था 16 सितंबर के बाद। 16 सितंबर को जब आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ तब शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं और टू क्वार्टर बेसिस पे उसका हम स्टडी करते हैं। सो 16 सितंबर को जब लिस्ट हुआ, प्रमोटर्स का स्टेक वहां से लेके अभी तक कंसिस्टेंट रहा है 53.25% पे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। 16 सितंबर को फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक 7.55% था, म्यूचुअल फंड 7.86। अभी इन दोनों कैटेगरीज में दोनों ने इनिशियल फ्यू डेज में, यानी कि सितंबर एंड तक थोड़ा थोड़ा स्टेक अपना बेच दिया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अराउंड 0.3% स्टेक कम कर दिया है और म्यूचुअल फंड्स ने भी अराउंड 0.6% स्टेक कम कर दिया है। इवन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जिसमें बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह आते हैं, तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट उनका पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया था। सो ये लिस्टिंग के इमीडिएट बाद वाली बात है, 16 सितंबर से लेके सितंबर एंड तक। ओके, सो इस दौरान अगर हमने देखा तो शेयर प्राइस रिलेटिवली 400 के ऊपर गया ही नहीं और नीचे सितंबर एंड तक वो शेयर प्राइस 330 से लेके 400 के रेंज में ही घूमता रहा है। सो एक टाइट रेंज में रहा है और उस दौरान म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों ने अपना अपना स्टेक थोड़ा कम कर दिया है। किसने खरीदा? तो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिस्टिंग के बाद अपना स्टेक ऑलमोस्ट 3% से बढ़ा दिया है। तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स और लार्ज इन्वेस्टर्स दोनों आते हैं और उसमें से एक बड़े लार्ज इन्वेस्टर का एक नाम था जो एक्चुअली अभी रिसेंटली पता चला है, कंपनी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है जून के नंबर्स के साथ, कि वो नाम बेसिकली एक उनके ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो रहते हैं उसके ट्रस्ट का ट्रस्टी है। ओके, सो वो कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर नहीं है, वो नॉन प्रमोटर और नॉन पब्लिक शेयर होल्डर कैटेगरी में आता है और उसको अभी ईसॉप ट्रस्टी, इससे मैंने अलग से कैटेगरी बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके नाम से जो भी शेयर होल्डिंग अब हमने पैटर्न में सितंबर से लेके मार्च तक देखा है, वो सारे नंबर्स मैंने अभी ईसॉप ट्रस्टी के यहाँ इस कैटेगरी में डाल दिए हैं। ओके, सो वो नंबर्स इंडिविजुअल रिटेल कैटेगरी से कम हो चुके हैं। ओके, सो अगर अभी ये जो एक्चुअल नंबर्स हम देख रहे हैं तो इसमें सितंबर में लिस्टिंग के बाद इनिशियल फ्यू डेज में इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी भारी भरकम खरीदी उसमें की है और ऑलमोस्ट 3% से उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अब अक्टूबर से लेके दिसंबर के क्वार्टर में फिर से अगर हम देखें तो उसका प्राइस रेंज जो है वो अराउंड 300 से लेके 400 के रेंज में ही रहा है। ओके, दिसंबर एंड तक वो
400, इनफैक्ट 370 के ऊपर गया ही नहीं। सो 300 से लेके 370 इस प्राइस रेंज में ही, टाइट रेंज में ट्रेड होते रहा है। और उस दौरान अगर हम देखें तो ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं आए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्जिनली उनका स्टेक फिर से बढ़ा दिया है 0.3% से। म्यूचुअल फंड्स ने फिर से थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1% कम कर दिया है स्टेक। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने वो खरीद लिया है, उनका स्टेक ऑलमोस्ट 1.5% से इंक्रीज हो चुका है ओके दिसंबर एंड तक। उसी दौरान ईसॉप ट्रस्टी का स्टेक अगर आप देखें तो जो 3.88% पे था सितंबर एंड में, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका था 0.25% से। यानी कि एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस में से कुछ पोर्शन बेचना शुरू हो चुका था दिसंबर क्वार्टर में, जिस दौरान शेयर प्राइस जो था वो अराउंड 300 से लेके 370 के प्राइस रेंज में घूमता रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर की, यानी कि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की। सो यहाँ पे जनवरी में जब शेयर प्राइस अराउंड 340 था और वो मार्च एंड तक वो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 580 के प्राइस रेंज में घुमा है। यानी कि 340 से लेके 580 इस प्राइस रेंज में उसमें मूवमेंट देखा है। एक बड़ा मूवमेंट जब आया उसमें अराउंड फरवरी मिड में, जब वो 340 लेवल से अराउंड 560 580 लेवल तक सडनली कुछ ही दिनों में इंक्रीज हुआ है। सो इस दौरान हो सकता है कुछ मेजर चेंज आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उनका स्टेक ऑलमोस्ट 0.5% से कम कर दिया है। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स ने उनका स्टेक ऑलमोस्ट 0.45% से इंक्रीज कर दिया। सो इनमें थोड़ा सा एक्सचेंज हो चुका है, बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 0.5% का ही चेंज हुआ है। अदर DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में से किसी एक ने थोड़ा एडिशनल 0.5% स्टेक खरीदा है। उसी दौरान यानी कि जब शेयर प्राइस 340 से 580 के रेंज में घूमा था, तो उस दौरान इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक में मार्जिनल, बहुत ही मार्जिनल चेंज आया है, 22.68% तक गया है। ईसॉप ट्रस्टी ने फिर से थोड़े से शेयर्स कम कर दिए, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की क्वांटिटी फिर से थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है। उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में भी थोड़ा बेचा है और मार्च क्वार्टर में भी और थोड़ा कम कर दिया है उनका स्टेक। अब बात करते हैं लेटेस्ट जून क्वार्टर में, जब सबसे बड़ा मैसिव शेयर प्राइस में रन आया है। सो वो अराउंड 530 के लेवल से अप्रैल में शुरू हुआ और जून एंड तक वो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1100 के लेवल तक भाग चुका था। ओके, सो 530 से लेके 1100 के लेवल तक, यानी कि डबल हो चुका था एक ही क्वार्टर में। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो देख लेते, किसने उसमें इतना बड़ा बाइंग किया है। सो अगर जून क्वार्टर्स के नंबर्स देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इनफैक्ट उनका स्टेक 0.8% से कम कर दिया है, उनका अभी स्टेक सिर्फ 6.23% रह गया है। म्यूचुअल फंड्स ने भी उनके काफी सारे शेयर्स अराउंड 3% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों ने उनका स्टेक कम कर दिया है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4% से उनका स्टेक इंक्रीज कर दिया। यानी कि ये जो रन आया है मार्च से लेके जून एंड के बीच, ये जो प्राइस मूवमेंट हमने देखा है 540 लेवल से 1100 लेवल तक का जो प्राइस मूवमेंट हमने एक ही क्वार्टर में देखा है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स का है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4% एडिशनल इक्विटी हैप्पीएस्ट माइंड्स में खरीद लिया है। सो हो सकता है ये काफी सारे ब्रोकर्स ने मिलके हैप्पीएस्ट माइंड्स को रेकमेंड उनके क्लाइंट्स को किया है और उन्होंने काफी सारे उनके रिटेल क्लाइंट्स को पुश किया है इसके शेयर्स खरीदने में, और उस वजह से ये शेयर प्राइस इतना भागा है। फ्रैंकली वैल्यूएशन वाइज वो ऑलरेडी 500 के लेवल पे ही वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था कंपेयर टू उसका जो रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस है, और अभी 1100 के प्राइस लेवल तक उसको भगाने के पीछे डेफिनेटली ये रिटेल शेयर होल्डर्स का अगर पार्टिसिपेशन दिख रहा है तो उनको हो सकता है कुछ हद तक मिसगाइड किया जा रहा है। अब जून एंड के बाद भी अगर आप देखें तो उसमें कोई भी प्राइस करेक्शन नहीं आया है मेजरली। 1100 ऑड प्राइस से वो जंप होके 1500 के ऊपर तक चला गया है, 1580 तक गया था जुलाई मिड तक।
ओके, सो इन 15 दिनों में भी शेयर प्राइस में काफी बड़ा रन देखा गया है और अभी फाइनली थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है 1580 के लेवल से 1400 के नीचे वो शेयर प्राइस अब लेटेस्ट आ चुका है। सो इस दौरान देखते हैं कि अभी क्या उसमें चेंजेस आएंगे, वो हमें पता चलेंगे सितंबर एंड के नंबर्स आने के बाद। अभी फिलहाल तो हमारे पास वो डेटा नहीं है कि कौन किसने खरीदा है और किसने बेचा है। सितंबर एंडिंग में जब नंबर्स आएंगे तब हमें पता चलेगा। हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स ने उनका स्टेक और भी कम कर दिया हो और इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक और भी बढ़ गया हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जून क्वार्टर में जब वो शेयर प्राइस 540 के लेवल से ऊपर भागना शुरू हुआ, तब दोनों फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों कैटेगरीज ने अपने अपने शेयर्स होल्डिंग कम कर दिया है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। इवन अगर आप देखें ईसॉप ट्रस्टीज का जो स्टेक है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। याद रखिए ईसॉप्स में से काफी सारे जो पोर्शन ऑफ द शेयर्स है उनको हो सकता है लॉक इन पीरियड है और उस वजह से वो बड़ी क्वांटिटी नहीं बेच पा रहे। लिस्टिंग होके अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, सो लॉक इन पीरियड की वजह से हो सकता है मेजर क्वांटिटी उनकी अभी तक अनसेलेबल है। एक बार वो लॉक इन खत्म हो जाता है तो हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी भी वो लोग बेचें, लेकिन फिलहाल अभी देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेक उनका ऑलरेडी कम कर दिया है। पिछले 3 क्वार्टर्स में उनका स्टेक ऑलरेडी 0.6% से ऑलमोस्ट ड्रॉप हो चुका है। और सबसे बड़ी बाइंग किसने की है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने की है। सो मेरी तो सिर्फ यही सलाह रहेगी कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स किसी ब्रोकर के कहने पे या सजेशन पे अगर शेयर्स खरीद रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के, तो प्लीज वैल्यूएशन पे जरूर नजर डालिए। कंपनी का परफॉर्मेंस, ग्रोथ परफॉर्मेंस क्या उतना अच्छा एक्सपेक्टेड है जितना उसका वैल्यूएशन आज चल रहा है। अगर आप एक नजर डालें रिजल्ट्स के ऊपर, इस फाइल में आप देख सकते हैं कि उनका लेटेस्ट क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप आज लेटेस्ट जो 1393 का जो प्राइस है उस पे 20,000 करोड़ के ऊपर उसका मार्केट कैप है और 20,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू जो है टोटल इनकम 800 करोड़ के नजदीक है। नेट प्रॉफिट 160 करोड़ के नजदीक है। सो 160 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा वैल्यूएशन सिर्फ उन कंपनी को दिया जाता है जो आने वाले 2-3 साल तक 30% तो बहुत कम फिगर है, 50% या 50% से ज्यादा फास्टर स्पीड से आने वाले 2-3 साल अगर वो ग्रो करने के लिए उसमें विजिबिलिटी हो तो, वरना इतना हाई वैल्यूएशन देना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। सो जो लोग भी रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड्स में एंटर हुए हैं, प्लीज वैल्यूएशन पे नजर जरूर रखिए। शेयर प्राइस में करेक्शन की शुरुआत तो हुई है, कितना डीप जाता है कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव चल रहा है। इसीलिए आप उस पर नजर जरूर रखिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए।